नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये घबराना नहीं है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत मुश्किल भी है। 12 सब्जेक्ट्स हैं और 12 की 12 बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप उस सब्जेक्ट्स में मास्टर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस तरह से पता है क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और लिटरेचर का सिलेबस बिल्कुल वो है जो कि मैंने अपनी पूरी ओवरऑल मास्टर्स तक के करियर में जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी उसमें मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी वो सारी की सारी इंक्लूडेड थी। दैट मीन्स कि जो मास्टर्स में आप पढ़ रहे होते हैं ओवरऑल आपने बैचलर्स किया मास्टर किया उसमें जो एक आपको सिलेबस दिया जाता है वो सारा का सारा CSS में डाल दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि पास पेपर्स को असेंबल कर लेंगे। 5 ईयर्स ले लें जैसे मैंने ली हुई थी, मगर इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि आप इस तरीके से सारे के सारे ना अपने पास पेपर्स को एक जगह असेंबल कर दें। अच्छा, ये शायद इतना क्लियर ना हो, ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने लिया था। ये मैंने जो है ना इंग्लिश लिटरेचर का एक सिलेबस निकाला था व्हेन आई वाज कंसिडरिंग लिटरेचर। तो उस वक्त में मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लिए थे और इनको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया था, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया, कौन से टॉपिक से आया, ये डिवाइड कर दिया था। उसके अलावा भी मेरे पास क्वेश्चन हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सोशियोलॉजी का है, इसमें सारे डिवाइडेड हैं एज पर ईयर और एज पर टॉपिक। ठीक है, टॉपिक्स में जैसे हिमालय खान की बात होती है हमारे पास, तो उसके अलावा मैक्स वेबर और मार्क्स की बात होती है, तो मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे यहाँ पर हैं। और कभी कभार इन कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है तो वो भी यहाँ पर है। वेबर में भी वही वाले सेम क्वेश्चन हैं। और US हिस्ट्री के लिए मैंने 2-3 चीज़ें की थी। एक तो ये कि मुझे यहाँ ऑनलाइन मिला था, ये नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी का एक सिलेबस इन्होंने डाला हुआ था, वो मिला था। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, शॉर्ट नोट्स करके इन्होंने ये डिवीजन किया होता। इट वाज वेरी हेल्पफुल, अच्छा रहा था, मुझे पढ़ने में आसानी हुई थी। उसके अलावा जो मैंने काम किया था वो ये था कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो पास पेपर्स में जो अब तक आए हैं वो मैंने कॉपी कर लिया था। ये बहुत बड़ा है पास पेपर्स का पूरा मेरा बंडल, इसमें सारे पास पेपर्स हैं, सब हज़ारों क्वेश्चंस मेंशन हैं और इन हज़ारों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने बहुत डिलिजेंटली नहीं सॉल्व किए कॉपी पे अलग से बैठ के, लेकिन उनके पॉइंट्स मैंने ना अपने पास कोने कोने में इन क्वेश्चंस के लिख लिए थे पेंसिल से, ताकि मुझे आसानी हो एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे रिवाइज करना हो तो मुझे आसानी हो। कैमरा फोकस नहीं कर रहा। अच्छा, ये देखिए एक और चीज़, नॉर्मली कहा जाता है कि आप 5 साल के पेपर्स को देख लें। 2003-2001 तक यानी कि मैंने 20 साल के पेपर किए थे। रीज़न बीइंग कि क्वेश्चंस किस तरीके से पहले आते थे और किस तरीके से आप आते हैं, मैं उन दोनों को देखना चाहती थी, एनालाइज करना चाहती थी और दोनों तरह ही मैं अपने आप को प्रिपेयर करना चाहती थी। हाउएवर इन्होंने वो नोशन भी आपकी चैलेंज कर दी। FPSC ने US हिस्ट्री का जो CSS का पेपर दिया है वो इंतहाई डिफ़िकल्ट पेपर था और आई थिंक कि ऐसे से ज़्यादा इस बार लोग US हिस्ट्री में फेल होंगे, क्योंकि वो बहुत ऐसा पेपर था। अगर सोचेंगे US हिस्ट्री को लेके, US हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो देखने में छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करना होता है। और एग्जामिनर ने हमें ये बात समझाई कि आप जो इस चीज़ को एक पॉइंट है उसको आप इतना छोटा समझ रहे हैं ना, अगर वो उसको 20 मार्क्स का उस पर क्वेश्चन आएगा और पूरी आपने अगर उस एक छोटे से पॉइंट पर रिसर्च की हुई है देन यू आर गुड टू गो। स्टडी हमने बता दिया कि आपने सिलेबस प्रिंट करना है, सिलेबस को निकाल के रखना है, क्वेश्चंस आपने सारे पास पेपर के एक तरफ कर देने हैं। पास पेपर पे डिपेंड नहीं करना, पास पेपर सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए निकाल लिए हैं ताकि आपको डायमेंशंस पता चले। जब आप इस टॉपिक को करने लगे, आप उसके क्वेश्चंस जो अब तक आए हैं उनको देखें, उससे रिलेटेड जो जो मटीरियल आपको मिल रहा है वो रीड करें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बस कोई भी पॉइंट मिल रहा है उसको पढ़ लें और लिख लें। नोट्स बहुत लेंथी बनेंगे, एक टाइम पे एक ही टॉपिक होगा लेकिन वो कंप्लीट होगा। आइदर इट टेक्स 4 आवर्स और 12 आवर्स, डजेंट मैटर, आपने उस टॉपिक को हर हाल में कंप्लीट करना है। एक टॉपिक करना है एक दिन में बेशक, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करना है ऑन द स्पॉट, ऑन टाइम ही। आपने इन टाइम आपने गूगल पे जाके उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी निकाल लेने हैं और उनको लिख देना है। अब एक और चीज़ आती है वो ये कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। न्यूज़पेपर जो अच्छी आर्टिकल्स आपको लगे उनकी कटिंग रख लें। ये मेरा सबसे कम मार्क हुआ। वर्ड्स मुझे समझ नहीं आए थे, उनके मीनिंग्स लिख लेती थी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट कर लेती थी। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जो भी आर्टिकल पढ़ें उसको पैराफ्रेज करके अपने पास लिख लें। ठीक है, उसको अपनी कॉपी में अगर आपका ज़्यादा करंट अफेयर्स में चाहिए होती हैं चीज़ें, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो जेंडर स्टडीज से रिलेटेड भी होते हैं, तो आप उसको हेडिंग डालें उसी की और उसको पैराफ्रेज करके ना अपने पास पूरा लिख लें कि इसमें क्या बात हुई थी। इससे आपकी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस होगी,
प्रेसी की भी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो है ना वो बेहतर होगी, और साथ ही साथ आपका एक न्यूज़पेपर का काम भी हो जाएगा, आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश का मसला तो यहाँ पर मेरा हाल हल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसको रीराइट करेंगे, राइटिंग एंड रीडिंग गो हैंड इन हैंड। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक राइटर जो है उसने कभी रीड ना किया हो, या एक रीडर जो है, ऐसा होता है कि एक रीडर कभी राइट ना करे, कभी लिखे नहीं, मगर एक जो राइटर है वो ज़रूर रीड करता है, क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस रीडिंग से पता चलते हैं, कौन सी चीज़ कैसे एक्सप्रेस की जाएगी, कौन सी चीज़ को कैसे बोलना चाहिए। कई बार हम बहुत रॉ एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं फॉर सर्टेन थिंग्स, गेट यूज्ड टू इट, हो जाता है काम। न्यूज़पेपर में सिर्फ इंग्लिश नहीं देखनी होती है, यहाँ पे ओपिनियंस जो आते हैं उसमें आपकी ओपिनियन बिल्डिंग होती है। यहाँ पर मेरे पास एक और कटिंग थी जो कि, हाँ ठीक है, ये एक है जिसमें यहाँ पर एंड में ना, यहाँ पर इस जगह पे सजेशंस हैं, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि इस जगह पे मेरे पास सजेशंस इस राइटर ने, इस ऑथर ने दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको और भी बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। बहुत अच्छे सजेशंस एक आर्टिकल में आए हुए थे, अगर नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई तो मैं उसमें वो मेंशन कर दूंगी। और ये जो सजेशंस होते हैं हेडिंग वाइज इनको डिवाइड करें, लाइंस पर लाइंस नहीं लिखनी, हेडिंग्स लिखनी है। पेपर में सबसे बड़ा मसला जो आता है सबके साथ वो ये होता है कि आपको हेडिंग बनानी नहीं आती। जब हम आंसर कर रहे होते हैं एक नॉर्मल आंसर, उसके लिए हमारी हेडिंग डिसाइड करती है द फेट ऑफ आर पेपर। ठीक है, और होता ये है कि हम हेडिंग नहीं बना पाते, मुश्किल होती है। और रिवीजन के टाइम पे भी हमें बहुत मुश्किल होती है, पूरी पूरी लाइंस रीड करने का टाइम नहीं होता, उसमें सिर्फ यू नीड की वर्ड। मेरे साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाइमिंग आपकी तैयारी की बहुत डिपेंड करती है। एक साल लें अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने आप को मेंटली तैयार करें कि आपका जो ये काम आप करने जा रहे हैं इट्स अ बिग डील। आप 4 महीने लेंगे अपनी तो ओवरऑल प्रिपरेशन 3 महीनों में भी हो जाती है, 2 साल भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपकी आप कितनी हद तक पढ़ सकते हैं और किस चीज़ को किस तरह पढ़ सकते हैं। हाउएवर 4 महीनों का टाइम आप लें अपने लिए, 4 से 5 महीनों का, उसमें आपने ऑप्शनल भी करने हैं और आपने उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। जब नवंबर से पहले पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। नवंबर से जनवरी आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस इज लाइक एवरीथिंग। पेपर में इतना लिखना होता है कि अंगूठा पूरी तरह जो है ना ख़त्म हो जाता है। मेरी तो ये जगह सूज गई थी, लिटरली सूज गई थी। और दूसरा ये कि हम इतनी स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस में जितना एक बंदे ने जितना ज़्यादा लिखा होता है ना, वो अपने थॉट्स उसके क्लियर हो जाते हैं। पहली बात, राइटिंग से आपके थॉट्स क्लियर होते हैं। दूसरी बात ये कि जब आपने इतना ज़्यादा लिखा होता है तो आपको एक्सप्रेस करना अपना आसान हो जाता है चीज़ों को। जब आप प्रेशर में राइट कर रहे होते हैं ना, लिख रहे होते हैं, जब आप प्रेशर में, तो होता ये कि आप इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की राइटिंग के थ्रू कि आप जो है ना ईजिली फिर अपनी बातों को लिख पाते हैं। तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैप का ख्याल बहुत डर आता है लोगों को, मुझे बहुत डर आता था। मैं बोलती हूँ माय गॉड मुझे मैप ना बनाना पड़े। मैप को पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगता था और मैं कभी भी मैप को नहीं करना चाहती थी। ये बहुत छोटा सा मैप है, लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट मेरा इस छोटे से भी काम चल गया था। एक ये मैप है मेरे पास और एक ये जो मैंने बनाया था। उसके अलावा मैं छोटे छोटे मैप्स और बनाती रहती थी, नॉट फॉर प्रैक्टिस बट टू अंडरस्टैंड। इसमें लोकेशन मेंशन है, कितना कितना इनका डिस्टेंस है। हमारे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का मैप है। इसमें हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ क्या डिस्टेंस है, नीचे क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, पंजाब ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं विद डिस्टेंस लोकेशन। इससे क्या फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा मैप का आपको ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू लोकेशन, आपको वो घुमाते हैं। कई बार हमें कीवर्ड्स नहीं दिए जाते, मेन जो हमारा चीज़ होती है वो बात डायरेक्ट नहीं की जाती, लोकेशन के थ्रू आपको घुमाया जाता है। आपके सवाल को ना आपको जो एग्जाम में बैठा हुआ बच्चा है जो आंसर करने आया उसको घुमाने की कोशिश की जाती है। तो जब आपको मैप याद होगा तो आपको ये पता होगा कि इस खत्ते का बलूचिस्तान से रिलेटेड हमारे 2023 में एक सवाल आया था और वो इनडायरेक्ट था। ठीक है, उस इनडायरेक्ट सवाल के लिए हम लोगों को उन्हीं लोगों को आसानी तब हुई थी जिनको मैप का पता था। तो मैप बहुत इजीली याद हो जाता है और जब आपकी नॉलेज बेस इतनी बढ़ जाती है कि आपको मैप में प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके अलावा मैप की इंपॉर्टेंस ये है कि जो MCQs आते हैं, चाहे कोई सा भी आपका गवर्नमेंट की
जॉब का टेस्ट हो, कहीं ना कहीं मेरा कोई एक टेस्ट था जिसमें अमेरिका की लोकेशन से रिलेटेड, उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड एक MCQ आया था। और एट दैट टाइम मैं उस वक्त US हिस्ट्री की तैयारी उन दिनों में कर रही थी इत्तेफाकन, तो मुझे उसका पता था कि नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, तो वो मेरा MCQ सही हो गया था। तो इससे मैप अगर आपने देखा होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से आप सोचते हैं कि इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। MCQs में आपको फ़ायदा हो सकता है, मैप का आंसर करने में, क्वेश्चंस में, मेन सब्जेक्टिव पेपर में आपका फ़ायदा हो सकता है। तो मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सबसे पहले ये कि सिलेबस हमने देखना है और सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। सब्जेक्ट सिलेक्शन में अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप किसी अकेडमी में जाएं, उनसे एक काउंसलिंग सेशन ले लें। ठीक है, वो आपको एक जनरल गाइडेंस दे देंगे। नहीं समझ आ रहा, कोई 2 सब्जेक्ट्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये लें या ये लें। एक ही ग्रुप होता है, उनमें 2 सब्जेक्ट होते हैं जिनको लगता है कि हम दोनों ही बेहतर कर सकते हैं, अब उसमें एक कौन सा सिलेक्ट करना है। आप क्या करें, दोनों को पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। होता यह है कि CSS के जो अब पेपर आ रहे हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं आ रहे कि सिलेबस बेस्ड हो, वो ऐसे हैं कि ओवरऑल नॉलेज बेस आपकी जो है ना वो चेक की जा रही है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर बहुत भी, वो वाला पेपर भी बहुत अजीब आया था। वो इस तरह का पेपर था कि जो बचपन में बच्चों ने थोड़ी साइंस वाइंस में इंटरेस्ट लिया होगा, उनके लिए थोड़ा सा बेहतर रहा। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर रहा, क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो मैंने बचपन में ज़्यादा पढ़ी थी बनिस्बत इसके कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए मैंने जो इस वक्त में प्रिपेयर की थी वो नहीं आया था, मगर मेरी मेमोरी उस टाइम की जो मेरे बचपन की थी उससे मुझे हेल्प हुई। ऐसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे जो है, अब इन्होंने पहले आ रहा था कि आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव एसेज आपने करने हैं, लेकिन लिटरेरी एसेज जो हैं आप उनको छोड़ दें। तो 99%, बल्कि मैं तो कहती हूँ शायद 100% लोग लिटरेरी ऐसे को टच नहीं करते, क्योंकि उससे एक डर बिठा दिया जाता है। और दूसरा ये कि लिटरेरी ऐसे में आपके पास फैक्ट्स देने के लिए थोड़े कम होते हैं। आपने क्या आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे। एट टाइम्स ये होता है कि कोई किसी पोएट की कोई वर्ड्स आ जाती है, कोई प्रोवर्ब आ गया, कोई कोट आ गया, तो आपको कोट पता है, वो लाइन पता है, लेकिन आपको जिसने वो चीज़ बोली है वो नहीं पता, आप फंस जाते हैं। तो लिटरेरी एसेज लोग नहीं करते, लेकिन कोशिश इन्होंने इस बार 2023 के पेपर में ये की कि आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज से थोड़ा दूसरी साइड पे लेके जाएं। इवन दो हमारे पास उसमें भी डिस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज थे, बट वो उनका जो जनरा था वो लिटरेरी जो एक एसेज होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन थी, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट आया था। तो अब आपको ओवरऑल अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे लेना है। तैयारी आपने 6 महीने, बल्कि आप मेरा ख्याल है कि 4 मंथ्स आर इनफ। 4 मंथ्स में आपने बिल्कुल जैम पैक हो के एवरीथिंग जो है ना यू आर गोइंग टू इग्नोर, ठीक है। और मतलब सराउंडिंग में जितनी भी पार्टीज हो रही हैं, हर चीज़ को छोड़ के बस आपने 4 महीने अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। वंस यू आर डन विद इट, तो आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ब्रेक ले लेके पढ़ लें, ठीक है। रिविजन में आप एक स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की थी, वो ये स्ट्रेटजी थी कि मैं टाइम सेट करती थी कि अगर मैंने 6 घंटे एक दिन में पढ़ने, तो मैं 6 घंटे में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी। रिवीजन के टाइम में मैं 2 आवर्स जो देती थी वो इस्लामिया को देती थी, फिर मैं 2 घंटों के लिए जनरल स्टडीज़ पे आ जाती थी, फिर मैं 2 घंटों के लिए जो है ना किसी और सब्जेक्ट पे आ गई। ऐसे मैं तकरीबन 8 घंटों में 4 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेती थी, और ये मेरा पैटर्न तकरीबन 10 से 15 दिन चलता था, फिर थोड़ा चेंज होता था, फिर थोड़ा चेंज होता। कुछ रिवीजन के लिए मैंने 4 आवर्स भी रखे थे, बट 4 आवर्स में ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ना सिर्फ एनर्जी कम हो जाती है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो 3 आवर्स आर फाइन। आप 2 to 3 आवर्स रखें अपने रिवीजन के लिए, एक सब्जेक्ट को दें, फिर आप थोड़ा ब्रेक लें 15-20 मिनट का, और फिर आप 3 आवर्स के लिए जो है ना एक दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं, और फिर ब्रेक लें, और फिर तीसरा सब्जेक्ट करें। इससे आप काफ़ी घंटों के लिए पढ़ भी रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो रहे हैं, और ऐसे ही होगा कि आपका जो है ना आप बोर नहीं होंगे एक सब्जेक्ट से। मोस्टली ये होता है कि हम बोर हो जाते हैं चीज़ों से और उकता जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर प्लान करके पढ़ी जाए तो वो हो सकती हैं। उसके अलावा क्या है, हमारे पास बुक्स हैं। बुक्स के बारे में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। इस्लामिक स्टडी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये इतनी मोटी बुक है, ये मैंने रीड की हुई है, ये मैंने पढ़ी हुई है। कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा मार्किंग करती हूँ मैं, कुछ जगहों पे मैंने ज़्यादा मार्किंग नहीं की है। देखिए जब काफ़ी मार्किंग हुई भी है, तो बुक्स बहुत सारी पढ़ी थी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की ये पूरी पढ़ चुकी है, ये है बुक। मैं इनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द ऑथर नेम और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेहतर है ये बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर कुछ मिस कर गई हूँ मैं तो आप क्वेश्चन में पूछ ले कमेंट्स करके, और मज़ीद चीज़ें जो मुझे याद आएंगी आई विल कीप मेंशनिंग दैम।